कहीं कोई अंतर है ही नहीं, सिवाय एक चीज के। देखो, इवन एक एप्लीकेशन के वेब वर्जन पे काम कर रहे हो या उसके ऐप वर्जन पे काम कर रहे हो, चाहे जिस पे काम कर रहे हो, तुम हमेशा ध्यान से देखना फंक्शनैलिटी भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बाकी सिर्फ एक चीज का अंतर आएगा, सिर्फ जेनेरिक मेथड भी सेम रहेंगे, नाम सेम रहेंगे, बस जेनेरिक मेथड के अंदर का जो कोड है बस वो थोड़ा सा बदलेगा। इसके अलावा मोबाइल में कोई चेंज नहीं है। तुम ही सोचो क्या था उसमें, एज इट इज रहा है इसमें इंपोर्टेड। इसे कहीं इंपोर्ट करो तो फिर दिखाएं, उसमें कहीं ऐसा कोई अंतर नहीं है। तुम ही सोचो, ध्यान से देख के देखो तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। सोचो सेम जेनरिक मेथड थे, वैसे ही जैसे वहाँ पेज वाइज क्लासेस थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ भी पेज वाइज क्लासेस थी, वहाँ भी एलिमेंट डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे, है ना। यहाँ भी टेस्ट एनजी था, वहाँ भी टेस्ट एनजी था, वहाँ भी बेस टेस्ट था, यहाँ भी बेस टेस्ट होना चाहिए। बस बेस टेस्ट में वहाँ क्या कर रहे थे, बिफोर मेथड के अंदर ब्राउजर लॉन्च कर रहे थे ना। यहाँ क्या करोगे, यहाँ ऐप, यहाँ पे हो सकता है क्या, यहाँ पे ऐप लॉन्च करोगे, है ना। बिफोर क्लास में या बिफोर सूट में तुम क्या करोगे, एपीएम सर्वर स्टार्ट कर दोगे, एक्सटेंड रिपोर्ट वैसी ही रहेगी। बताओ अंतर है कहाँ, एकदम यही रिपोर्टिंग। डेटा भी, डेटा का कोड जो हमने लिखवा दिया है वही रहेगा, डेटा प्रोवाइडर भी वैसे ही काम करेगा, कहीं कोई अंतर नहीं। वैसे ही सेम तुम्हारे पास config डॉट प्रॉपर्टीज होगी, जहां से यूजर नेम, पासवर्ड और या ऐप से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन तुम क्या कर रहे होगे, उठा रहे होगे। उसका पाथ की एपीके कहाँ है, कहाँ नहीं है ना, उसमें एपीके का पाथ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो वहाँ डायरेक्ट दे रहे थे वो सब कहाँ दे दो, config डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, और वहां से क्या करो, सिंपली पिक करके उठा लो। क्या हुआ, वर्क स्पेस सर दूसरा है वो वाला, और समझ रहे हो, पिक करके उठा लो, कोई अंतर नहीं है। अब तुम लोगों का जो फोकस होना चाहिए, ध्यान से समझो, तुम्हारा फोकस होना चाहिए, देखो हाई लेवल पे कोई अंतर नहीं, हाई लेवल पे, फ्रेमवर्क लेवल पे, वर्क लेवल पे कोई अंतर नहीं है। अब तुम्हारा जो फोकस थोड़ा सा होना चाहिए, जरा चैट जीपीटी का यूज करो और सर्च मारो उस पे ये कि एपीएम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सब तैयार करो बस। और बाकी तो तुमसे कहेगा एपीएम का फ्रेमवर्क बताओ, क्या बताओगे, जो ये वेब के लिए बता रहे थे वही सेम दोहराना है तुमको, कहाँ उसके लिए, सब कुछ वही। देखो तो ध्यान से, और एपीएम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जब भी चैट जीपीटी जवाब दे, एक बार और कहो गिव मी सम मोर आंसर से, और बताओ, वो कुछ और चार जवाब लेके आएगा। बस तैयार कर लो क्या चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस का क्या रिजोल्यूशन है। इसके अलावा तुम्हें एपीएम अपलोड, याद रखो सब लोग यार अपने रिज्यूमे में डालो इस चीज को, सब लोग अपने रिज्यूमे में इस चीज को डालो यार। एक जैसे अगर मान लो जूमिया दिखा रहे हो, तो एक प्रोजेक्ट दिखा रहे हो जूमिया का, एक प्रोजेक्ट नीचे और दिखाओ मोबाइल का, जूमिया के ही ऐप पे काम कर रहे थे, या इन्फो सॉल्यूशन सीआरएम पे किस पे काम कर रहे थे, मोबाइल के ऐप पे काम कर रहे थे। और बोलो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, कहीं कोई अंतर है ही नहीं, तुम्हें लग गया होगा। अब तुम्हें बड़ी बस वही है, कुछ छोटी छोटी चीजें पकड़नी है बस, कि चैलेंजेस क्या आते हैं। चैलेंजेस जैसे क्या आते हैं, मोबाइल में कई बार चैलेंज ये आता है, जब एपीएम इंस्पेक्टर से किसी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करो, कई बार क्या होता है, वो इंस्पेक्ट जब करोगे ना तो दिक्कत आएगी, पूरी स्क्रीन इंस्पेक्ट करेगा, पर्टिकुलर उस एलिमेंट को इंस्पेक्ट नहीं करेगा। सर डिस्टॉप पे रख दिए, उसको ठीक इंपोर्ट कर दीजिए। ठीक है कि नहीं। तो उसमें मतलब बस इस टाइप का चैलेंज रहेगा। तो उसके लिए कई बार क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट का सहारा लेते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करने के 4-6 मेथड हैं, स्क्रॉल अप करना, डाउन करना, है ना। एक स्क्रॉल ऐसा करना होगा जिसमें तुम कोऑर्डिनेट देते होगे एक्स वाई की, स्क्रॉल करके कहाँ तक पहुँचना है। कई ऐसे होंगे जहाँ पे स्क्रॉल करके पर्टिकुलर टेक्स्ट तक पहुँचना है। 5-6 मेथड स्क्रॉल के और बन जाएंगे, और वही सब कुछ होगा, टैप होगा, स्वाइप होगा, वही सारे एक्शंस हैं। जरा एक काम करो, बस इतने चैलेंजेस इसके देख लो। इवन रुक जाओ, अच्छा यही है ना, चलो अच्छा ओपन करते हैं। ये बड़ी सही चीज है, जरा इसको यूज तो करो यार। यार चैलेंजेस, सॉरी
challenges in Appium automation डालो। देखो बता रहा है सेटअप में, इसमें सिंक्रोनाइजेशन का ये है, ठीक है, डायनेमिक एलिमेंट्स है। अब जैसे इसने तुमको 10-12 जब ये आंसर दिए, यहीं का आंसर खत्म नहीं हो गए, समझो एक तरह से उसने अभी तुमको क्या दे दिया, 10-12 पॉइंट्स दे दिए, हेडिंग्स दे दी। अब तुम्हारा काम होना चाहिए कि जैसे ये डायनेमिक एलिमेंट्स से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं ना, तो लिखो ऐसे, प्लीज एक्सप्लेन challenges related to dynamic elements in Appium। वैसे चैट जीपीटी है, Appium नहीं भी लिखोगे ना, पिछले जवाब से समझ चुका है कि तुम Appium पे बात कर रहे हो, वो उसी हिसाब से आंसर देगा। वो पिछले जवाब को भी याद रखता है कि इस आदमी ने क्या पूछा था, अब आगे इसको क्या जवाब। इन Appium इन डिटेल वर्ड डाल दो, इन डिटेल विथ कोड लिख दो। देखो बता रहा है ना, सोल्यूशन भी बता रहा है, देखो पोजिशनल चेंज बता रहा है, देखो अब 4 तो बताए, अभी कहो गिव मी सम मोर, तो कुछ और भी सोच के बताने की कोशिश करेगा। अब ये देखो इसमें बता रहा है, क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स विद डायनेमिकली चेंजिंग आईडीज, बहुत से एलिमेंट्स की आईडी बार बार क्या होगी, चेंज होगी, या फिर अदर एट्रीब्यूट्स कैन मेक इट डिफिकल्ट टू लोकेट देम कंसिस्टेंटली, कि भाई आईडी वाईडी बदल रही होगी तो कैसे लोकेट कर पाओगे, ठीक है। बता रहा है कि आईडी क्या है, अगर मान लो क्या है, डायनेमिक है। अब इसके बाद सॉल्यूशन कह रहा है कि भाई उसको आईडी मत यूज़ करो, क्या कह रहा है, यूज़ मोर स्टेबल लोकेटर्स आर आइडेंटिफाई ए पेरेंट एलिमेंट दैट नेविगेट फ्रॉम देयर। मतलब क्या कह रहा है भाई, पेरेंट चाइल्ड वाली की बात कर रहा है ना, कि एलिमेंट की अगर आईडी वाईडी चेंज हो रही हो तो जैसे हम वो यही सेम टेक्निक तो हम लोग वहाँ भी यूज़ कर रहे थे वेब में, जब एक एलिमेंट इजीली नहीं मिल रहा था तो उसके पेरेंट का यूज़ कर रहे थे। कई बार कह रहा है विजिबिलिटी, एलिमेंट्स में बिकम विजिबल आर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन और अदर इवेंट्स, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भाई एलिमेंट्स के लिए उसके लिए वेट भी लगाओ, वेट के लिए बता रहा है, वेट के लिए देखो मेथड बता रहा है ना। वैसे यही सब में सेम मेथड तो वहाँ पे भी थे, किसमें, सेलेनियम वेब ड्राइवर में भी ऐसे ही था ना, वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट बनाना, अनटिल मेथड कॉल करना, फिर अंदर एक्सपेक्टेड क्या कॉल करना, कंडीशंस कॉल करना। जरा चैट जीपीटी को थोड़ा खूब यूज करो यार, जो इससे सवाल पूछो चीजों के, ठीक है। ऑन है, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा टाइम और दो उसके ऊपर, और इसके अपने रिज्यूमे में दिखाओ, अपने रिज्यूमे में इस चीज़ को दिखाओ सब लोग एपीएम, क्योंकि अगर देखो, अगर तुम वेब बता ले रहे हो तो समझ लो तुम एपीएम भी बता, फ्रेमवर्क से लेके डेटा से लेके सब कुछ बता ले जाओ। बस थोड़े बहुत ऐसे चैलेंजेस क्या करो, ढूंढ लो, ठीक है। और फिर या फिर कुछ चैलेंजेस का जैसे आइडिया है कि भाई जैसे ये है कि कभी कभी इंस्पेक्ट करेंगे तो ये होगा, कभी कभी एलिमेंट को क्या करना होगा, स्क्रॉल करना होगा, या इससे पूछो ना स्क्रॉल से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो बताएगा, ठीक है। या ये पूछो किसी एलिमेंट पे स्क्रॉल करना हो तो क्या, किसी एलिमेंट पे और उसका टेक्स्ट पता हो तो कैसे स्क्रॉल करेंगे, उसका भी मेथड या कोड बना के ये देगा। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये प्रॉपर पूरा कोड लिख के देता है हर चीज़ को करने का। और इवन हम तो कह रहे हैं अगर उसी से जो फ्रेमवर्क हमारे पास है उसका अगर तुम जेनरिक मेथड बनाना चाहो तो जेनरिक मेथड इसी से बनवाओ ना, चैट जीपीटी से। तुम बोलो बस इतना कि भाई क्लिक कैसे करें, ये कैसे करें, स्क्रॉल कैसे करें, सब चैट जीपीटी लिख के देगा। उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, कहाँ, मेथड के अंदर, बन गए जेनरिक मेथड, है ना।
और जो चीज़ें क्या हों, फिक्स, जो चीज़ें ऐसी हों फिक्स वैल्यू दे रखी है लेकिन बदल सकती है, उसी को आर्गूमेंट से क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, बस बात खत्म। लेकिन इसलिए एपीएम सब लोग लगाओ भाई, एपीएम को सब लोग लगाओ। एक क्वेश्चन और ये देखो, ये भी डाल देते हैं, मोबाइल मैनुअल टेस्टिंग क्या चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब होता है वो बेसिक चीज़ें जो टेस्ट की ही जाती, तो वो भी बताएगा कि मोबाइल में क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। तुमसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि मोबाइल में बेसिक क्या चीज़ें तुम टेस्ट करते हो, तो बता रहा है ना कि नेविगेशन, यूज़र ऑथेंटिकेशन, डेटा स्टोरेज, फंक्शनल, यूआई कंसिस्टेंसी, देखो सब कॉम्पेटिबिलिटी सब बता रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये इस तरह से सिक्योरिटी ये वो देख लो। अगर 100 टेस्ट केसेस हैं तो उसको एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लेगा? 100 को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लेगा ये हमेशा डिपेंड करता है टेस्ट केसेस की साइज़ के ऊपर। टेस्ट केसेस कितने बड़े हैं या वो फ्लो कितनी जगह घूम के काम कर रहा है, लेकिन तब भी ऑन एवरेज कहीं भी बोलोगे 3-2.5-3 मिनट का एवरेज लेके चलोगे तो हर जगह ये बात चलेगा। बोलो कि हमारा एक मतलब जैसे 100 पूछ रहा है ना, 100 टेस्ट केसेस, तो कह दो हमारे यहाँ 100 टेस्ट केसेस करने में 100 का मतलब 2.5 मिनट का अंदाज़ा लेके चलो तो कितना हुआ, 250 मिनट। घंटे में कितना हुआ, लगभग 4 घंटा। बोलो लगभग 4 घंटा लगता है, 4-4.5 घंटा। और वो पूछेगा भाई 4.5 घंटा लगता है, कैसे लगता है भाई, हमारे यहाँ छोटे छोटे टेस्ट केस। भाई अगर वो ये कहे सिर्फ 4 घंटे में हो जाता है तो समझ जाओ उसको कम लग रहा है, तो कह दो हमारे टेस्ट केस छोटे हैं। जब कहे 4 घंटा लगता है तो समझ जाओ कि उसको ज़्यादा सुनना है, तो भैया वो मतलब इतना लगता है तो भैया मेरे टेस्ट केस बड़े हैं, वो तुम्हारे टेस्ट केस थोड़ी नहीं देख रहा है। समझ रहे हो, जो 2.5-3 मिनट का टाइम है ये बड़ा परफेक्ट टाइम है किसी भी टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के लिए तुम बोल सकते हो। सर आप पैरेलल बता सकते हो क्या पैरेलल टेस्टिंग करते हैं तो कम समय लगता है? पैरेलल टेस्टिंग करोगे तो कम टाइम लगेगा ही। अच्छा पैरेलल टेस्टिंग भी, चलो यार कुछ खुला है ऊपर यहाँ, एक मिनट ध्यान दो, चलो इसके चैलेंजेस भी कुछ बता देते हैं। 1 मिनट, जैसे यही है तुम्हारा टेस्ट एनजी है, इसमें टेस्टिंग वाला दूसरा तो वर्क इसमें है कहीं टेस्ट एनजी? दूसरा वाला इससे होता है टेस्टिंग वाला से कहाँ गया क्लिप्स, वो नीचे ये नए टेस्ट एनजी में जाओगे बस कुछ नहीं, एक जगह 2 वर्ड लिख देने होते हैं, पैरेलल टेस्टिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। कौन सा ये टेस्टिंग जी ज्ञान सर टेस्ट एनजी, ये पहले टेस्टिंग के लिए सर सिंगलटन का कंसेप्ट नहीं है। क्या कह रहे हो? सिंगलटन जो हमने बना के रखा था वेब यूटिल को सिंगलटन, हाँ तब दिक्कत आएगी। हटाना पड़ेगा। नहीं हटाना भी नहीं पड़ेगा, रुक जाओ बताते हैं। अच्छा पहले कौन से में है ये बताओ। इसमें है टेस्ट एनजी, इसमें होम वाले में तो अच्छा दूसरा था हैं, किसमें है टेस्ट एनजी, ये है इसमें है। पहले जैसे इसमें भी नहीं, अच्छा किसी ने गिट पे अकाउंट बनाया है, तुमने बनाया है? बनाया था सर डिलीट कर दी सुबह में तो फिर डिलीट कर दी। नहीं अकाउंट, हाँ अकाउंट सर बनाया तो अकाउंट ही डिलीट कर दिए, अकाउंट डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी। चलो इसमें भी नहीं है कहाँ, इसमें ये देखो, ये देखो सब लोग स्टार्टिंग में क्या है, सूट है ना,
ये सूट दिख रहा है आपको, ये सूट है ना। बस यहीं पे जैसे यहाँ पे अब तुमको ये तो नेम है, नेम कुछ भी दे सकते हो। वर्बोस का मतलब बताए हैं, ये बताता है कि जो एक्सेप्शन या कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कितने डिटेल में आपको रिजल्ट कंसोल पे देगा, शो करेगा। यही है वर्बोस। 1 से लेके 10 तक नंबर हो सकता है। जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा होगी वर्बोसिटी डिटेल, उतनी ज़्यादा डिटेल आएगी। जनरली हम लोग क्या रखते हैं 2, ठीक है। ये प्रिजर्व ऑर्डर ट्रू है। प्रिजर्व ऑर्डर ट्रू का ये मतलब ऐसे बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है प्रिजर्व ऑर्डर। इसका मतलब होता है जैसे जैसे जिसका नाम पढ़ेगा वैसे वैसे उसको चलाएगा। अगर प्रिजर्व ऑर्डर फॉल्स है तो जैसे क्लासेस के अंदर 2 क्लास टैग हैं तो दोनों में से किसी को भी पहले वो चला सकता है। लेकिन प्रिजर्व ऑर्डर ट्रू कर दोगे तो वो ऑर्डर जिस ऑर्डर में मेंशन है उसी ऑर्डर में चलाएगा। अब यहीं पे देखो, लिख दो, देखो क्या पैरेलल, और पैरेलल इक्वल्स टू, अब यहां पे हम लिख दें क्या, देखो ऑप्शन दे भी रहा है क्या, अगर हम लिख दें क्लासेस, सॉरी क्या, क्लासेस, तो इसका ये मतलब है जैसे इस, अगर तुम इसके अंदर देखोगे तो तुम देखते हो एक सूट के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट टैग होते हैं मल्टीपल, और उन टेस्ट टैग के अंदर क्या होते हैं, क्लासेस टैग होता है, और क्लासेस के अंदर क्या पड़ी होती हैं, क्लास टैग होती है, या कई बार पैकेज टैग होता है, पैकेजेस होता है टेस्ट के अंदर, पैकेजेस के अंदर क्या होता है, पैकेज टैग होता है, उसके अंदर क्या पड़ी होती हैं, क्लास पड़ी होती है। पैरेलल क्लासेस का कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि एक साथ 2 क्लासेस को ये रन कर सकता है। अभी तक क्या होता आया, एक बार में एक ही क्लास चलती थी ना, एक क्लास के मेथड पहले चल लेंगे, फिर दूसरी क्लास को उठाएगा, फिर तीसरी को उठाएगा, ऐसे चलता था ना। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये क्लास भी चल रही है और वो क्लास, मान लो इस क्लास में 5 टेस्ट केस है, इस क्लास में 10 टेस्ट केस है, तो ये भी इसके 5 टेस्ट केस को एक एक करके उठा के चला रहा है, और इसके भी 10 टेस्ट केस को एक एक करके उठा। देखो पैरेलल का क्या मतलब होता है, समानांतर ना, कि जैसे 2 काम साथ में कर रहे हो, 4 काम साथ कर रहे हैं, तो कहते हैं हम लोग क्या, पैरेलली हम ये भी देख लेंगे। तो वही चीज ये कह रहा है कि पैरेलल का मतलब है कि एक साथ 2 या 3 क्लासेस को भी चला सकता है। कैसे, बस अब आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा एक चीज और, थ्रेड काउंट। और जैसे तुमने लिख दिया, मान लो यहां पे 5, तो इसका मतलब है, मान लो तुम्हारे टेस्ट सूट के अंदर जो सब मेंशन है, उन मेंशन उनके अंदर मान लो 200 क्लासेस है टोटल। जानते हो क्या करेगा, एक साथ 5 उठाएगा चलाने के लिए। एक टेस्ट केस में एक क्लास के अंदर 5 टेस्ट केस हैं, एक में 7 हैं, एक में 3 हैं, एक में 9 हैं, एक में 12 हैं। 5 क्लासेस को एक साथ उठाएगा और एक पहला टेस्ट केस सबका क्या करेगा, चलाना शुरू करेगा। दूसरा तीसरा मतलब 5 क्या चलेंगी, और मान लो एक में 7 थे, एक में 3 थे, एक में 5 थे, एक में 12 थे, जिसमें 3 थे वो जल्दी खत्म हो गया। 5 वाली क्लास चली है, जब खत्म हो गया तो थ्रेड काउंट तुमने, थ्रेड इसको बोलते हैं क्या, थ्रेड। जनरली एक ही थ्रेड होती है, लेकिन तुमने थ्रेड काउंट क्या किया है, 5 किया है। अभी तक जो प्रोग्राम चला रहे थे तुम्हारा थ्रेड क्या था, एक था, सिंगल थ्रेड थी वो। अब तुम्हारे यहां मल्टी थ्रेडिंग है। मल्टी थ्रेड का मतलब कई थ्रेड्स चल रही हैं, कितनी, 5। एक थ्रेड खत्म होगी तो अब बचे कितने, 4, क्योंकि एक में 3 टेस्ट केस जल्दी खत्म हो गया, लेकिन इसको पता है कि हमें 5 चलाने हैं। तो एक जो जैसे 200 क्लासेस थी, 5 चला रहा था, एक खत्म हो गई तो 195 बची थी ना, 195 में से एक और उठा लिया। मतलब एट ए टाइम इसके पास हमेशा कितने चलेंगे, 5 चलेंगे, जब तक खत्म नहीं हो जाए। ब्राउजर कौन लॉन्च होगा, देखो अच्छा पहले ये चीज सोचो, चलेगा अगर कोई भी क्लास चलेगी तो बेस टेस्ट तो एक ही है ना, बेस टेस्ट थोड़े 5 हैं। हर क्लास के लिए वही बेस टेस्ट क्या होगी, कॉमन होगी, वही चलेगी। अगर बेस टेस्ट के अंदर ब्राउजर का नाम तुमने क्रोम मेंशन कर दिया है तो क्या चलेगा, सिर्फ क्रोम ही चलेगा। लेकिन ध्यान से समझना, अगर हम यहां पे ये जो पैरामीटर कहां दिया गया है भाई, टेस्ट के अंदर दिया गया है ना, टेस्ट टैग के अंदर ना, अगर यही पैरामीटर हम क्लासेस के अंदर या क्लासेस के अंदर दे दें, क्लास के लेवल पे दे दें, अब ये पैरामीटर किसके लिए काम करेगा, क्लास के लिए। अच्छा
सॉरी इसके अंदर नहीं है, नहीं, मान लो यहाँ दे दें। अब कोई भी क्लास चल रही, जैसे यहाँ टेस्ट के लिए चल रहा है, ठीक है, तो वो बात समझ, जैसे मान लो, अच्छा पहले एक चीज ये देखो, अगर हम यहाँ लिख दें पैरेलल क्लासेस के बजाय लिख दें क्या, टेस्ट, यहाँ टेस्ट टैग की बात हो रही है, टेस्ट केस की बात नहीं हो रही है। यहाँ कितने टेस्ट टैग हो सकते हैं, कई ना, जैसे मान लो एक टेस्ट टैग ये है, दूसरा कौन सा है, ये है, ऐसे ही तीसरा है। अब मान लो थ्रेड काउंट 5 दिया, टेस्ट टैग 2 है, तो क्या होगा, एरर नहीं देगा, 2 ही चलाएगा। तो अब देखो ध्यान से समझना क्या होगा, मान लो इस टेस्ट टैग के अंदर जो क्लासेस मेंशन्ड है वो है 100 और इसके अंदर क्लासेस मेंशन्ड है कितनी, मान लो 50। तो जानते हो क्या करेगा, अब वो ये समझेगा कि हमें 2 टेस्ट टैग को पैरेलल में चलाना है, 2 ही है ना। मान लो यहाँ 5 होते और थ्रेड काउंट 5 दिया है तो कितने चलाता, 5 चलाता। अगर मान लो यहाँ 5 टेस्ट टैग होते और थ्रेड काउंट यहाँ तुमने कितना दिया होता, 2 दिया होता, तो 5 में से 2 को उठा लेता। अब एक टेस्ट टैग में 100 क्लासेस हैं, अब एक एक करके 100 चलेंगे। एक टेस्ट टैग में मान लो 50 है तो एक एक करके वो चलेंगे, 2 थ्रेड चलती रहेंगी। अब इसी में अगर पैरामीटर में तुमने एक में भेज दिया क्रोम और मान लो दूसरे के अंदर क्या भेज दिया, ये लो जी, यहां भेज दिया क्या, फायरफॉक्स या एज। तो ध्यान से समझना क्या होगा, वही क्लास, देखो ध्यान से समझना, वही बेस टेस्ट है, लेकिन एक बेस टेस्ट के पैरामीटर में जब इस टेस्ट टैग वाला कोई भी चलेगा, उसी बेस टेस्ट का वही बेफोर मेथड होगा। एक के पैरामीटर में क्या जाएगा, फायरफॉक्स जाएगा एक थ्रेड के, और दूसरी थ्रेड के उस पैरामीटर में क्या जाएगा, क्रोम जाएगा। तो एक क्रोम खोलेगा और एक क्या खोलेगा, फायरफॉक्स खोलेगा। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कोड की 5 कॉपियां हैं, कोड एक ही है, वही कोड अलग अलग किसमें चल रहा है, अलग अलग ब्राउजर पे चल, मतलब अगर तुमने ब्राउजर पैरामीटर दिया तो, पैरामीटर नहीं देते तो क्या करता, 3 क्रोम एक साथ खोलता। अलग अलग तुमने पैरामीटर पर पास हो गया, लेकिन मेथड क्या है, वही है, कोड वही है, लेकिन वही कोड अलग थ्रेड में चल रहा है, वही कोड अलग थ्रेड में चल रहा है, कोड की कॉपी 5 नहीं है। बात समझ में आ रही है ये। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ध्यान से समझो। जैसे बहुत से लोगों से ये कहा जाता है कि मेरे ये 300 टेस्ट केस हैं और ये 300 के 300 टेस्ट केस हमें क्रोम पे चलाने हैं, फायरफॉक्स पे चलाने हैं और एज पे चलाने हैं। मान लो हमसे कोई बोले, एक तो तरीका ये है कि भाई 300 के 300 क्या करो तुम, जैसे देखो ध्यान से, 300 पहले क्रोम पे चला लो, फिर 300 किस पे चला लो, फायरफॉक्स पे, फिर चला लो 300 कितने, एज पे। या तो तुम ऐसा करते हो सकते हो 3 टेस्ट टैग बना लो। कितने टेस्ट टैग बना लो, 3। तीनों में क्लासेस का नाम भी क्या रख दो, सेम। बस पैरामीटर में जो ब्राउजर की ये वैल्यू है, ये तीनों का नाम दे दो, तीनों में क्या कर दो, अलग अलग, एक में क्रोम, एक में फायरफॉक्स, एक में एज। अब जानते हो क्या होगा, वही सेम टेस्ट केस, वही सेम कोड 3 थ्रेड में चलेंगे। एक थ्रेड में वही टेस्ट केस क्रोम पे चलेगा, उसी समय एक फायरफॉक्स पे चलेगा, और उसी समय एक किस पे चलेगा, एज पे चलेगा। तो जो रिजल्ट तुमको शायद 900 टेस्ट केस चलते, मान लो 3 3 त्रिका 900, 300 चलते, तो वैसे एक में 3 मिनट लगता, तो कितने मिनट लगता, 900। अब ऐसे क्या है, तीनों पैरेलली चलेंगे तो हो सकता है 400 मिनट के अंदर तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो टाइम बचेगा कि नहीं मल्टी थ्रेडिंग से। अब बात समझ में आई। तुमसे लोग पूछेंगे अक्सर इंटरव्यू में पूछेंगे सवाल कि भाई मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं, तो तुम बता देना। बता देना कि मल्टी थ्रेडिंग हम लोगों ने टेस्ट एनजी के थ्रू कर रखी है। हमने पैरेलल इक्वल्स टू टेस्ट या क्लासेस जो बताना है, टेस्ट, क्लासेस, मेथड्स। अगर मेथड्स लिख दोगे तो क्लासेस के अंदर जो मेथड्स होंगे वो पैरेलली चलेंगे।
क्लासेस कर दिया तो क्लासेस पैरेलली चलेंगी, टेस्ट कर दिया तो क्या चलेंगे, टेस्ट पैरेलली चलेंगे, और थ्रेड काउंट हम मेंशन कर देते हैं और अब ये चलना शुरू हो जाता है। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन? ये इतना ही 2 वर्ड बताना है तुमको इंटरव्यू में। सर ये यूज कर क्यों करते हैं ऑटोमेशन में? ऑटोमेशन वही कह रहे, करेक्ट, टाइम बचाने के लिए। नहीं पता चला टाइम नहीं होगा, वही कह रहे 900 मिनट लगता है 400 मिनट में हो रहा है, आधा टाइम बच रहा है कि नहीं, आधा टाइम बच रहा है कि नहीं। बस इसीलिए टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट का यूज करते हैं। और कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई कोड कर रहे हैं क्या, बस यहाँ इस तरह से मेंशन कर दिया। वैसे एक बता दें, मल्टी थ्रेडिंग जरूरी नहीं है कि टेस्टनजी से ही होगी, मल्टी थ्रेडिंग कोड के भी थ्रू हो सकती है। उसके लिए जानते हो क्या होता है, जावा में एक क्लास है, सॉरी एक इंटरफेस है, और उसका नाम है रनेबल, और या फिर एक क्लास भी है जावा में जिसका नाम क्या है, थ्रेड, सिंपली थ्रेड नाम। तो चाहो तो तुम इस रनेबल, जब किसी को मल्टी थ्रेडिंग करनी होती है, मतलब अपने एकदम प्योर कोडिंग के थ्रू मल्टी थ्रेडिंग करनी है, तो बंदा क्या करेगा मालूम है, रनेबल इंटरफेस को अपनी किसी क्लास के अंदर क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। और फिर उसका एक मेथड होता है, बता रहे कौन, एक रन मेथड होता है और एक स्टार्ट मेथड होता है। सही करो, एक स्टार्ट और एक क्या, रन, 2 मेथड होते हैं जो हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और उसी के अंदर हम मेंशन कर देते हैं कि किस चीज को हमें चलाना है। तो अपने आप जैसा हम थ्रेड काउंट बताते हैं उस हिसाब से उतने थ्रेड में चीजें चलती हैं। तो वो बता देना, कोई पूछे कि और कोई तरीका, तो कह दो कि एक तरीका और भी है, हमने देखा है बहुत पहले कि जावा में एक इंटरफेस है क्या, रनेबल, और उसके अंदर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, 2 मेथड रखते हैं, रन और स्टार्ट। उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। रनेबल क्या है, याद रखना, इंटरफेस है, और ये जो थ्रेड है ये एक क्लास है। जब इसको करना होता है तब क्या करते हैं मालूम है, थ्रेड नाम की क्लास को अपनी एक क्लास बना के उसके अंदर क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। 2 तरीके से मल्टी थ्रेडिंग संभव हो सकती है। देखो पीछे सेलेनियम, भले तुम लोगों को यहाँ दिख रहा हो कि यहाँ तो पैरेलल टेस्ट लिख दिया, ये लिया, चल रहा है, पीछे सेलेनियम ने भी इसी का यूज, टेस्टनजी वालों ने भी इसी रनेबल और थ्रेड क्लास का ही यूज कर रखा हो, या तो इसका या तो इसका। अब आई बात समझ में? मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है कि वही प्रोग्राम, देखो जब भी तुम रन करते हो तो जावा का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर तुम्हारे केस में एक थ्रेड चलती है, लेकिन तुम चाहो तो मल्टीपल थ्रेड भी चला सकते हो। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। लेकिन अब देखो, अब इसमें आते हैं क्या, चैलेंजेस। मल्टी थ्रेडिंग जब करते हो तो आते हैं क्या, चैलेंजेस। याद करो जब हम फ्रेमवर्क स्टार्टिंग में बना रहे थे तो एक बार हमने स्टार्टिंग में ऐसा किया था ना, सारी चीजों को स्टैटिक बनाया था, लेकिन यूज करने में बड़ा जबरदस्त था। कोई टेंशन नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, सीधा क्लास का नाम लिखना, डॉट लगाना, चीजें क्या कर लेना, कॉल कर लेना, कोई झंझट नहीं थी, है ना। लेकिन वो अच्छा अप्रोच है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लोग बहुत यूज करते हैं उस अप्रोच को, लेकिन लेकिन वो मल्टी थ्रेडिंग में फेल हो जाता है। ध्यान से समझो, बेस टेस्ट तो वही है ना, जेनरिक मेथड की क्लास तो एक ही है, 5 थोड़ी बना रहे हैं। 5 थ्रेड चलाने का मतलब क्या 5 क्लास बना दी? क्लास एक ही है, मेथड सेम है। अब दिक्कत ये हो जाती है कि जो तुम्हारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, क्या कौन से स्टैटिक वेरिएबल, इनकी सिर्फ एक ही कॉपी बनती है, थ्रेड चाहे जितने चला दो। मान लो वेब यूटिल नाम की क्लास बनाई है कि नहीं तुमने, देखो जरा पहले, कहाँ गया, इसी में है ना, SRC मेन जावा के अंदर आ जाओ जरा, ये यूटिल्स में आ जाओ, ये वेब यूटिल है ना, आओ जरा देखते हैं इसको। यहां देखो एक ड्राइवर है कि नहीं है, जरा इसी को क्या बना दो तुम, स्टैटिक बना दो। अब 5 थ्रेड चलेंगी तो पांचों तो वही कर रही है, क्लिक फ्लिक ही कर रही है कहीं ना कहीं, और कुछ तो नहीं कर रही है ना, सब तो यूज इसी वेब यूटिल का कर रहे हैं ना।
और ड्राइवर वेरिएबल तुम्हारा कैसा है, स्टैटिक। तो दिक्कत ये है कि थ्रेड चाहे जितनी बना लो, ड्राइवर वेरिएबल की सिर्फ एक ही कॉपी होगी। अब दिक्कत क्या आएगी, 5 थ्रेड चलेंगे, पांचों थ्रेड अपना अपना ब्राउजर क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, और लेकिन अपने लॉन्च करने के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो क्रोम ड्राइवर का हो चाहे फायरफॉक्स ड्राइवर का होगा, डालेंगे तो ड्राइवर वेरिएबल पे ना। और ड्राइवर वेरिएबल की कितनी कॉपी है, एक सिंगल। कितनी कॉपी है, सिंगल। तो पांचों लोग जब उसी पे अपनी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो बचेगा तो आखिरी वाले का। अगर तुम स्टैटिक बना दो और अब सोचो मल्टी थ्रेडिंग में चलाएं, तो तुम देखोगे 5 ब्राउजर खुलेंगे तो सही, लेकिन काम करेगा सिर्फ एक पे, आखिरी वाले पे। बाकी 4 ऐसे बस खुले रहेंगे और उनके अंदर कुछ होगा नहीं। बात समझ में आई क्यों हुआ ये? क्योंकि वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है। क्लियर है ये? अब लेकिन अगर इसी को तुम नॉन स्टैटिक रख दो, ध्यान समझना, नॉन स्टैटिक, तो अच्छी बात है। वेब यूटिल के क्या बनाओगे, 5 ऑब्जेक्ट बनाओगे। भाई इस ड्राइवर को यूज करने के लिए अब तो ऑब्जेक्ट बना के यूज करोगे, अब तो स्टैटिक नहीं है तो डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, अब तो कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट बना के। तो ऑब्जेक्ट जो रहेंगे हर थ्रेड के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा, तो ये झंझट नहीं आएगी। इसीलिए जब किसी को मल्टी थ्रेडिंग करनी होती है तब वो स्टैटिक नहीं बनाता। क्या बनाता है वो, नॉन स्टैटिक। लेकिन याद करो, तुमने ये याद रख लेना भाई, इंटरव्यू में ये बोले सिंगलटन पूछेंगे भी और बनवाएंगे, एकदम याद रख लेना। इंटरव्यू में बनवाएंगे, बनाने में कुछ नहीं करना है, क्लास के अंदर सिर्फ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डालना है, यही होता है ना। और एक प्राइवेट वेरिएबल लेना है और यहाँ कंडीशन चेक कर देनी है, अगर नल है तो ऑब्जेक्ट बनाओ, नल नहीं है तो ऑब्जेक्ट मत बनाओ। ये याद रख लेना भाई, यही 4 लाइन का कोड है ये। इतने से ही सिंगलटन बनती है चीजें, और ये तुमसे स्ट्रक्चर बनवाएंगे, कहेंगे भैया क्लास को सिंगलटन बना के दिखाओ, कैसे सिंगलटन बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये एकदम याद रख लेना, ये इतना ही कोड है, ज्यादा कोई कोड नहीं है, ठीक है। लेकिन एक भाई ये भी बात रख लो, सिंगलटन हमने तो नॉन स्टैटिक बनाया है, लेकिन क्या बनाया है, इसको सिंगलटन बनाया है ना। तो हमको भी यही चैलेंज आएगा, सिंगलटन में भी यही होता है। भले ऑब्जेक्ट थ्रेड 5 बनेंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रेड जो भी सारी क्या होगा तुम्हारा, ड्राइवर नहीं, जैसे ये वेब यूटिल की हम बात कर ले तो इसी का मतलब एक ही कॉपी होगी अक्रॉस दी थ्रेड। तब यहां भी यही दिक्कत आएगा, ठीक है। और अगर यही तुमने ये न बनाया होता, क्या सिंगलटन न बनाया होता, स्टैटिक न बनाया होता, प्योरली नॉन स्टैटिक बना के ऑब्जेक्ट बना के यूज करके जहां जहां जरूरत पड़ रही होती है आर्गुमेंट की तरफ पास कर करके काम चलाए होते, कोई चैलेंज नहीं आता। आई बात समझ में? तो अगर वो चलाना है तुम्हें, क्या अगर मल्टी थ्रेडिंग में चलाना है तो न सिंगलटन बनाना और न स्टैटिक रखना, सारी चीजें सिंपली क्या रखना, नॉन स्टैटिक। लेकिन अब एक झंझट आएगी ना, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को तुम्हें एज ए आर्गुमेंट, जैसे पेज वाइज क्लासेस के अंदर भी तो वेब यूटिल यूज हो रहा है। जब तुमने सिंगलटन बना दिया तो बड़ा आसान हो गया था ना, वेब यूटिल डॉट गेट ऑब्जेक्ट करते थे, तुमको तुरंत ऑब्जेक्ट मिल जाया करता था। लेकिन अब ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई टेस्ट केस के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू किसमें भेजोगे, पेज वाइज क्लास के अंदर, फिर अंदर क्या करोगे, यूज करोगे। ऐसे यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारा मल्टी थ्रेडिंग में चलेगा। जरा सब लोग एक बार ट्राई कर लेना। लेकिन अगर तुमसे इंटरव्यू में अब ये भी पूछ सकते हैं कि भैया हमको रखना है स्टैटिक ही, या हमको रखना है क्या, सिंगलटन ही, लेकिन हमको चलाना है मल्टी थ्रेडिंग में, तब यही एक कंसेप्ट और पैदा होता है, थ्रेड लोकल। जावा में ये भी एक क्लास है, क्या नाम है इसका, थ्रेड लोकल। इसके सहारे हम यूज करेंगे तो जानते हो क्या आता है, जितने थ्रेड चलेंगे स्टैटिक वेरिएबल की उतनी कॉपी अपने आप वो बना देगा। वही तुमसे पूछे कि हमें स्टैटिक चलाना है या सिंगलटन ही रखना है, लेकिन हमें चलाना है किसमें, मल्टी थ्रेडिंग में, तो हम क्या करेंगे, तो कहोगे साहब हम थ्रेड लोकल कंसेप्ट का यूज करेंगे। जब थ्रेड लोकल में करते हो तो ये दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? बोलने के लिए क्या क्या हो गया, एक थ्रेड लोकल है, थ्रेड लोकल कब यूज करोगे, जब स्टैटिक या सिंगलटन रहेगा और साथ में मल्टी थ्रेडिंग करना चाहोगे,
तब यूज करोगे थ्रेड लोकल का। और अगर प्योरली नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना के काम कर रहे हो तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मल्टी थ्रेडिंग में चलेगा। इतनी बातें याद रखो, इंटरव्यू में बताओगे, इससे ज्यादा कुछ। वैसे थ्रेड लोकल ऐसे बनता है, पब्लिक स्टैटिक बना दें, क्या बना दें, थ्रेड लोकल। अब हमें क्या थ्रेड लोकल बनाना है, मान लो हमें यही वेब यूटिल, हम चाहते हैं वेब यूटिल हर के लिए क्या हो जाए, ये और ये लिख दें, इसको अक्सर लिख देंगे, इसका नाम रख देंगे वेब यूटिल क्या, पूल। पूल में कई चीजें रहती है ना। अब इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। जानते हो क्या करेंगे इसमें, ये लोग क्या करते हैं, बस इसके भी ज्यादा मेथड थ्रेड लोकल के नहीं यूज होते, बस दो मेथड होते हैं। एक में यूज होता है गेट और एक सेट। तो जब तुम्हारा ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट बनाओगे वो ऐसे, या वेब यूटिल का जहां ऑब्जेक्ट बनाओगे तुम कुछ ऐसे लिखोगे, देखो वेब यूटिल पूल डॉट सेट, और यहां पे अपना ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो दे दोगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा जानते हो, जिस थ्रेड में ये कोड चल रहा होगा उसी थ्रेड के लिए क्या हो जाएगा, ये एज अ लोकली इसी के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और जब यूज करना होगा तो बस ये लिखोगे वेब यूटिल डॉट गेट, तो जो सेट हुआ होगा वही तुमको थ्रेड मिल जाएगी, कोई हाच पाच नहीं होगा। बस यही एक कंसेप्ट है। चलो ये तुमसे कोई कोड नहीं लिखवाने वाला, लेकिन ये याद रखना। जरा एक बार मल्टी थ्रेडिंग सब लोग ट्राई करो। बस इतना, पहले एक काम करना, इसी फ्रेमवर्क को यूज करना। दो ही क्लास बनाओ, कौन कह रहा है कि ज्यादा क्लासेस बना लो, 2 ही 3 पेज क्लास बना के यूज करो ना चीजों को। और बस चीजों को सब कुछ पहले नॉन स्टैटिक रखना, न सिंगलटन यूज करना और न स्टैटिक यूज करना। और जरा अब चलाना किसमें, मल्टी थ्रेड। और सीरियसली कह रहे हैं, अगर ट्राई करना चाहो तो विद इन 1 आवर तुम ट्राई कर सकते हो। यही प्रोजेक्ट की एक कॉपी रख लो, उसी में अपने हिसाब से फटाफट क्या कर दो, जहां वेब यूटिल हटा दो, ढेर सारी क्लासेस हैं, ढेर सारी क्लास में कुछ चाहिए नहीं, 2 ही 3 क्लास में तो प्रैक्टिस कर लेनी है। तुम्हें TestNG.xml में जाना है, वहां टेस्ट टैग बना देने हैं, पैरामीटर ये और ये, क्रोम और क्या भेज देना है, फायरफॉक्स भेज देना है। देखो चला के चीजें चलने लगेंगी, किसमें पैरेलली भी चलना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा एक बार इसको ट्राई करिए। बस 2 क्लास रखिए, पेज वाइज 2-3 क्लासेस, ठीक है। और बाकी क्या रखिए, एक टेस्ट क्लास रखिए, ठीक है। और TestNG.xml में थोड़ा सा कुछ रखिए बस। और आप लोग चाहो तो इसको ट्राई कर सकते, कोई बहुत टाइम लगने वाला, तुम्हारे पास जो बढ़ रहा है उसी में से बस चीजें हटानी पड़ेंगी, बस थोड़ी सी चीज रख के चाहो तो इस कंसेप्ट को ट्राई कर लो। यही है मल्टी थ्रेडिंग, तुम्हें डायरेक्टली उससे यूज करनी है, ठीक है। और तुमसे जब कभी ये पूछे कि स्टैटिक यूज करना है, या ये बात याद रखना, स्टैटिक वेरिएबल की भी और सिंगलटन ऑब्जेक्ट की भी एक ही कॉपी होती है क्रॉस दी थ्रेड, अलग अलग नहीं होती। नॉन स्टैटिक चीजों की हर थ्रेड की अलग अपनी अलग कॉपी होती है, तो वहां झंझट नहीं होती, यहां झंझट होती है। और इस झंझट से बचने का कंसेप्ट है क्या, थ्रेड लोकल। नाम से है ना, हर थ्रेड के लिए उसकी एक लोकल कॉपी रिजर्व कर देगा, तो कोई झंझट नहीं। क्लियर है, ठीक है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, मल्टी थ्रेडिंग है। बस इतना ही तुम्हें मल्टी थ्रेडिंग में करना है और कुछ नहीं। पैरेलल और थ्रेड काउंट 2 चीज याद रखनी है। पैरेलल मत पढ़ने लगना, पैरेलल है, ठीक है। अच्छा आगे क्या बता रहे थे, हाँ अच्छा आप गिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो गिट का किसी के पास अकाउंट है भाई, github.com एक साइट है। पहले देखो गिट है क्या। पहले बात तो डायरेक्ट अगर गिट यूज करना है तो सबसे पहले तुम्हें गिट नाम का एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। गिट नाम का क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर। और ये किसका है, अपाचे वालों का है, जिनका POI है ना, जिनका मैवन है, जिनका एंट है, ये सब जितने जिनके टूल हैं, से उन्हीं लोगों का ये कौन है, गिट भी है। और इसके पहले एक और भी आता था, SVN। पहले इनको बोलते क्या है, देखो इनके लिए बोलते हैं
वर्जन कंट्रोल टूल बोलते हैं। फेमस मार्केट में कितने थे? एक पहले था CVS, ठीक है, एक था और SVN। बाद में जिन लोगों ने SVN बनाया उन्हीं लोगों ने बनाया एक और, कौन सा? गिट। तो सबसे पहले गिट का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिटहब भूल जाओ अभी। सबसे पहले क्या करोगे तुम? नेट पे जाओगे और गिट डाउनलोड लिखोगे। हाँ, वर्जन का बताते हैं क्यों कहते हैं। देखो डाउनलोड फॉर विंडोज आ गया, 2.43.0 चल रहा है भाई, डाउनलोड कर लो। सो क्यों रहो भाई? अरे सर हम देख रहे हैं सब। देखो 64-bit गिट फॉर विंडोज सेटअप। बताओ, मजा देने वाला काम करोगे तो लोग लेंगे नहीं? ये देखो आ गया ना, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ज्यादा नहीं। कितनी साइज है? बहुत 8-9 MB का होता है। कितना? अच्छा नहीं, 59 MB का है, ठीक है। इसे डबल क्लिक कर दो। गिट बैश है क्या है? देखो गिट है, गिट के अंदर गिट बैश है, गिट के अंदर गिट UI है, सब कुछ कहाँ है? गिट के अंदर। बस नेक्स्ट करते चले गए, इंस्टॉल हो जाए। तो समझ गए, ये पहले एक सॉफ्टवेयर है, गिट का सेटअप सबको अपने सिस्टम पे डालना पड़ता है। अब इसको डालने के बाद ये करेगा क्या? ये तुम्हारे जैसे हम काम करते हैं, काम करने के बाद क्या होता है? काम करने के दौरान कई चीज़ें हमको लगता है कि यार इस तरह से करें तो काम अच्छा होगा। हम काम करना शुरू करते हैं, चेंज करना शुरू करते हैं चीज़ों को, और कुछ देर बाद चेंज करने के बाद हम परेशान हो जाते हैं, यार इससे अच्छा तो पहले ही था। हम सबके साथ ऐसा होता है, जब काम करोगे वहाँ होगा, कोई काम कर रहे होंगे, सोचेंगे यार इस तरह से करते तो और अच्छा होगा। इसकी वजह से गए हम पुरानी जगहों पे क्या कर दिए, ढेर सारे चेंज कर दिए, और बाद में फिर समझ में आया यार ऐसे तो काम फंस गया, वही पुराना वाला ही तरीका ज़्यादा सही, हम ज़्यादा वो लंबा वाला रास्ता ही सही था, जो हम शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हम फंस गए। तो अब तुम्हें बड़ी दिक्कत, तुमने बैकअप बनाया नहीं था, और कितनी बार बार बैकअप बनाओगे? तो गिट एक कंसेप्ट देता है कि देखो इसे क्यों बोलते हैं, देखो लॉन्च गिट बैश आ रहा है ना, ये देखो ये क्या करता है, इसमें जब तुम काम कर रहे हो, काम करने के दौरान जैसे किए तुम्हें कुछ और करना है, तो तुम यहीं पे मार्किंग कर सकते हो, मार्क कर सकते हो इतना काम, तो उतना काम का क्या हो गया, उतना काम सेव हो गया। अब आगे चेंज किए, हमें लगा गड़बड़ हो गया, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि भैया जैसा पहले था वैसे ही कर देते, तो रोल बैक कर लिया अपने काम को। वर्जन का क्या मतलब है? जैसे पहले बात तो वर्जन का क्या मतलब होता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो, पहले 1.1 आया, 1 जैसे सेलेनियम देखो यूज कर रहे हो ना, सेलेनियम 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, ये सब क्या है? वर्जन है ना। तो जब तुम काम कर रहे हो, अपने काम में एक तरह से तुम क्या कर सकते हो, अपने कोड में मार्किंग कर सकते हो, अपने कोड अपने प्रोजेक्ट के साथ, कि इतना 1.1 है, इतना 1.2 है, इतना 1.3 है, और 1.3 या 1.4 पे काम करते हुए लगा नहीं ये गड़बड़ हो रहा है, चलो 1.1 से ही वही ज़्यादा सही था, तो तुम पीछे आ सकते हो, क्योंकि तुमने हर जगह मार्किंग कर रखी। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? वर्जन कंट्रोल टूल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वर्जन कंट्रोल टूल बोलते हैं, कि अपने तुम्हारे काम की तुम क्या कर सकते हो, वर्जनिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखोगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएंगी बातें। अच्छा, एक खुल गया सामने कमांड प्रॉम्प्ट जैसा, वैसे एक कमांड प्रॉम्प्ट तो जानते ही हो, जो विंडो आर करो और क्या लिखो, CMD खुलता है, ये तो होता ही सिस्टम पे। इसको बोलते हैं, जो अभी खुला है, गिट बैश। तो ये जो काम है ये कमांड के थ्रू भी किया जा सकता है। और एक चीज़ और भी आती है, गिट अगर तुमने डाला है तो गिट के साथ एक और भी आता है, गिट लिखो, देखो गिट बैश भी है, और गिट GUI का मतलब पिक्चर, मतलब ऐसा। कमांड वमांड याद करने की जरूरत नहीं, मतलब एक यूजर
फेस मिल जाएगा तुमको जैसा यहाँ पे दिख रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो दो रास्ते हैं, या तो कमांड से करो या तो यहाँ पे अभी क्लिक करोगे, देखो ऐसे सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक यूआई भी मिल सकता है और कमांड से भी कर सकते हो। और एक चीज़ और भी करते हैं, एक टूल और डाउनलोड कर लेते हैं। यूआई एक बड़ा अच्छा सा है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये चीज़ तुम्हारे इक्लिप्स में भी पहले से अवेलेबल है। गिट यूज़ करने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, हर सिस्टम पे है इक्लिप्स के अंदर पहले से। यहाँ वीटाइगर CRM5 पे है ना, राइट क्लिक करो, देखो एक ऑप्शन आएगा क्या, टीम। आ रहा है कि नहीं टीम? ये ऑप्शन गिट के लिए ही है। ये जो ऑप्शन है किसके लिए है? गिट के लिए है, वर्जन कंट्रोल के लिए। ये पहले, अच्छा अब तो इक्लिप्स में पहले से रहता है, पहले नहीं रहता था तो वही हेल्प में जाते थे, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में ई गिट नाम का एक प्लगइन आता था, वही क्या मारते थे, सर्च मारते थे, क्लिक करते थे। वो जैसे नहीं टेस्टमजी का प्लगइन या कोई प्लगइन इंस्टॉल होता है, वैसे ही प्लगइन इंस्टॉल होता था। इसके बाद हम देखते थे तो यहाँ पे टीम का ऑप्शन आना शुरू हो जाता था। अब तो पहले से ही पड़ा रहता है। ये भी एक यूआई जैसा ही, ठीक है, ये भी कैसा है, यूआई जैसा। चलो एक तो ये हो गया, और एक चलो एक चीज और हम डाउनलोड कराते हैं। ये भी एक अच्छा सा बड़ा फेमस वो है, यूआई है। जैसे वो यूआई नहीं दे रहे थे, इसका नाम क्या है, गिट टॉर्टॉइस। गिट टॉर्टॉइस भी है, एसवीएन के लिए भी एसवीएन टॉर्टॉइस था, लेकिन अब एसवीएन कौन यूज कर रहा है, लोग नहीं यूज कर रहा है। क्या यूज करते हैं सब लोग, गिट। तो गिट टॉर्टॉइस भी तुम चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। देखो 64 बिट का है, डाल दो, ये भी पड़ा रहेगा सिस्टम पे। तो देख रहे हो यूज करने कितने रास्ते हैं। कमांड से यूज कर लो, गिट की अपनी यूआई है उससे यूज कर लो, गिट टॉर्टॉइस से यूज कर लो, या चाहो तो इक्लिप्स से यूज कर लो। चारों ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। अच्छा, लेकिन चाहो तो सीधे कमांड लिख लो, चाहो तो किससे यूज करो, यूआई से। तुम यूआई पे काम करते हो, लेकिन यूआई भी अंदर से क्या चलाता है, कमांड ही चलाता है। अंतिम में तो काम किससे होता है, कमांड से ही होता है। देखो आ गया ना ये भी। चलो इसको भी क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, ये तो करेगा तुम्हारा क्या, कोड की वर्जनिंग करेगा। अब लेकिन दिक्कत ये आती है, ध्यान से समझना, दिक्कत क्या आती है कि भाई अच्छा गिट में अब कई, देखो गिट तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, समझ में आया ना। और ये जो गिट बैश है, ये गिट बैश और ये सब क्या है, यूआई है या ये सब है। अब एक चीज और देखो, अब ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा, जैसे मेरा कोड मेरे सिस्टम पे पड़ा है, अब हमने 1 साल अगर कोडिंग की है तो 1 साल में पता चला क्लाइंट ने इसके ऊपर पता चला क्या किया है, 30 लाख रुपए क्या किया है, 40 लाख रुपए की बिलिंग की है। अब ये सिस्टम तुम्हारा टूट जाए, ये जो 40,000 या 50,000 का है, वो सिस्टम के लिए नहीं परेशान होगा, या हार्ड डिस्क जल जाए या कुछ भी हो जाए, उसको दिक्कत ये होगी कि यार जो 40 लाख का काम था वो चला गया ना। तो इसीलिए काम, हमारे सिस्टम जो भी काम हम करते हैं अपने लोकल पे हमेशा नहीं रखते, उसे कहीं ना कहीं, जैसे अब अच्छे तुम बताओ, फोटो लेते हो, तुम लोग के मोबाइल गायब हो जाते हैं, सारी फोटो गायब हो जाती हैं कि नहीं। इसके लिए तुम लोग क्या करते हो, जीमेल पे डाल देते हो, गूगल ड्राइव पे डाल देते हो। तो क्या होता है, कहीं सर्वर पे अपलोड हो गया, अब कल को क्या हुआ, मोबाइल खो भी गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा मोबाइल लेंगे, अपना जीमेल लॉगिन करेंगे तो हमको सारी फोटो, सारी चीजें अपनी क्या होंगी, मिल जाएंगी। क्यों मिल गई, क्योंकि चीजें लोकल पे न रख के तुमने लोकल के साथ साथ कहाँ रख दिया, उन्हें सर्वर पे रख दिया। तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं मार्केट में अब जो आपको आपके कोड को मैनेज करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्वर प्रोवाइड करते हैं या स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जगह देते हैं। अब उन्हीं में से कई हैं, जैसे एक है कौन, गिटहब, github.com एक साइट है, ये एक एप्लीकेशन, एक साइट है जो आपके कोड को वहां पे रखता है, जिससे कोड आपका सेफ रहेगा। कल को फ्यूचर में कोई दिक्कत आई भी तो भी वहां तो सारा कोड पड़ा है, वहीं से हम क्या करेंगे, ले लेंगे। पहली बात। और फिर दूसरी बात, टीम में अकेले तो काम नहीं करोगे, 3-4 लोगों का काम रहेगा, तो एक सेंट्रल लोकेशन पे रहेगा, तभी तो भाई तुम्हारा काम, मेरा काम, हम लोग एक दूसरे का काम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं।
तो इसलिए एक है कौन, गिटहब फेमस है, एक है बिटबकेट और एक है गिट लैब, और भी हैं, लेकिन ये तीन क्या है, फेमस है। तो इन्हीं, जब भी किसी कंपनी में जाओगे तो इन्हीं में या हम लोग क्या करते हैं, इसी पे अपना क्या बनाते हैं। अभी तुमको सीखना है, अकाउंट बनाओगे, किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनी ने भी गिटहब वालों से अपना टाई अप कर रखा होगा, उनको परचेज करते, उनको वो दे रखा होगा, उनको एनुअली क्या करते होंगे, ईयरली पे करते होंगे। तो वो तुम्हारे लिए ये करेंगे, जैसे तुम जाओगे किसी कंपनी में तो तुम्हारे नाम का भी एक गिटहब का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और तुमको यूजर नाम पासवर्ड वो क्या करेंगे, पकड़ा देंगे, तुमको नहीं बनाना होगा। कंपनी में जाओगे तो वो लोग खुद ही बना के तुम्हें कंपनी वाले देंगे, और जिसके थ्रू तुम लॉगिन करके अंदर देख सकते हो। तो चलो हम लोग के पास तो खुद ही बनाना होगा। आ जाओ, ये github.com है कि नहीं है। अब यहाँ क्या कर दो, साइन अप करो। ये क्या आ रहा है, इंटर योर ईमेल, बताओ भाई। यादव कुंदेश डॉट यादव कुंदेश डॉट टेस्टर 3 टाइम 1 हाँ @gmail। बना है क्या, एक बार देखते हैं। चलो कंटिन्यू। पासवर्ड, क्रिएट अ पासवर्ड, क्या है? अच्छा ये तुमने बनाया है, अच्छा उसमें बनाया था जेंटल पोस्ट डॉट ईमेल, याद रहेगा तुमको, अब याद रहेगा ना। चलो अच्छा ठीक है। अब इसे क्या करो, कंटिन्यू करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहा है क्रिएट अ पासवर्ड में, तो ये हो गया। इंटर अ यूज़र नेम पूछ रहा है, यूज़र नेम क्या रखना। चलो ये तो पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम क्या रख देते हैं, चलो यादव कुंदेश, ये तुम्हारा क्या है, यूज़र नेम है। और अब करते हैं, लेकिन यूज़र नेम यादव कुंदेश इज़ अनअवेलेबल, मतलब ऑलरेडी कोई बना चुका है। चलो 2/2/2023, अब देखो अवेलेबल, यादव कुंदेश 2023, अब क्या है ये, अवेलेबल है। कंटिन्यू करो। अब यहाँ आ गया, प्रोटेक्टिंग योर वेरी, प्लीज सॉल्व दिस पजल सो वी नो यू आर अ रियल पर्सन। क्या है भाई, क्या कह रहा है, प्ले करें। Option 1. Option 2. Option 3. ओ सॉरी, क्या 2 और डन हो गया। अब क्रिएट अकाउंट कर दो। अब गिटहब ज्वाइन कर लिए। और ये क्या भाई, कोड, अच्छा तुम्हारी ईमेल आईडी पे आया है, ये गाड़ी सर उसको जो इसी में है। बताओ क्या क्या है, एक मिनट, हाँ बोलो। 5 5155 1526। ठीक है। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विथ यू। चलो लिख देते हैं 2 से 5। आर यू स्टूडेंट आर ए टीचर, चलो कह दो स्टूडेंट। कंटिन्यू। अब ये रिकमेंडेड प्लान्स दे रहे हैं कुछ, चलो तो छोड़ो, कंटिन्यू करो। आ गया, अप्लाई फॉर, कंटिन्यू फॉर फ्री, बन गया।
ऐसे ही देखो, पहली बात तो याद रखना, कंपनी में तुम्हें ये बनाना नहीं है, तुम्हें बना हुआ मिलेगा। अब देखो ये कंसेप्ट चलता कैसे गिटहब का। अब गिटहब के कंसेप्ट या गिट के कंसेप्ट में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं क्या, रिपोजिटरी। क्या बोलते हैं? रिपोजिटरी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे जब किसी कंपनी में जाओगे, जैसे हम गए, तुम गए, मान लो तुम्हारा प्रोजेक्ट है वी टाइगर, ठीक है, या तुम्हारा प्रोजेक्ट है जूमिया, तो जानते हो तुम्हारी कंपनी वाले, जैसे अब उस कंपनी के पास ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट जूमिया चल रहा होगा, उसके पास 20 प्रोजेक्ट होंगे। उसके पास कैसे प्रोजेक्ट होंगे? 20। तो एक उन्होंने बनाया होगा अपने कंपनी का अकाउंट, जैसे मान लो कंपनी का नाम है एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, तो गिटहब पे एक अकाउंट बना होगा किसका? एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन का। अब उस एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन के अंदर वो लोग बनाए होंगे मल्टीपल क्या, रिपोजिटरी। जैसे एक रिपोजिटरी उन्होंने बनाई होगी किसके लिए? जूमिया की। तो चलो हम भी बना लेते हैं। क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लिक करो। तुम्हें बनाना नहीं है, जनरली बना होगा, अगर बनाने को कोई कहेगा भी तो भी कोई मुश्किल नहीं। मान लो प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन तुम एकदम पहला स्टार्ट कर रहे हो, इसके पहले एकदम नहीं था, तो हो सकता है तुमसे कह दें कि भैया तुम ही रिपोजिटरी बना दो। अब चलो यहाँ बना देते हैं। क्रिएट अ न्यू, रिपोजिटरी को नाम देना है। ओनर कौन है? जो तुम्हारा नाम था वो आ गया एज अ ओनर। रिपोजिटरी का नेम पूछ रहा है, नेम दे देते हैं, जैसे सपोज करो वी टाइगर ऑटोमेशन, ये हो गया। अब यहाँ देखो दो चीज और आ रही है। अब ये रिपोजिटरी जो है, ये देखो डिस्क्रिप्शन, मतलब कुछ इसके बारे में एक दो लाइन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन तो लिख दो। और इसके बाद यहाँ आ रहा है दो पब्लिक और प्राइवेट। अगर तुम पब्लिक बनाते हो तो जानते हो क्या मतलब होगा? तुम्हारा ये जो कोड या रिपोजिटरी है ये पूरी दुनिया के लिए विजिबल है, कोई भी देख सकता है, इसका कोड निकाल सकता है। कंपनीज ऐसा नहीं करती, कंपनीज का हमेशा कैसा होता है? प्राइवेट होता है। ठीक। एक कह रहा है ऐड रीडमी फाइल, और एक है क्या, ऐड डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, चलो अगर इसमें से कुछ देखो, जावा गिट इग्नोर का भी मतलब बताएंगे क्या होता है। ठीक है, और रीडमी कुछ नहीं, उसमें 2-4-6 लाइन ऐसे गिट के बारे में लिखा होगा, मतलब जो रिपोजिटरी बनेगी उसके अंदर एक फाइल वहां पे क्या होगी, बनी हुई होगी। चाहो तो रखो और चाहो तो ना रखो, कोई फर्क, वो कोई कोड वोड नहीं है, बस उसमें गिट वालों ने अपने बारे में लिख रखा होगा, हमारा ये वर्जन है, फलाना है, इसमें ये नया है, वो नया है, या ये है, इस तरह की बातें लिखी होंगी। और एक क्या है, चूज अ लाइसेंस। तुमको लाइसेंस वाइसेंस चूज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर दो, क्रिएट रिपोजिटरी, बन गई रिपोजिटरी। देखो आ गया ना, वी टाइगर ऑटोमेशन, 2 फाइलें बाय डिफॉल्ट आ गई, डॉट गिट इग्नोर और रीडमी डॉट md। आई बात समझ में? अब ये रिपोजिटरी बन चुकी है। अब अगर हम चाहें तो जो मेरे लोकल पे फिनिश करो, अगर हम चाहें तो अपने इस लोकल पे, लोकल का कोई प्रोजेक्ट उठा के वहां रख सकते हैं। कैसे दिखाते हैं? 2 रास्ते। एक तो डायरेक्ट हम यहां से वहां भेजें, एक रास्ता ये है कि पहले वहां का लें और फिर उसके अंदर अपनी कॉपी, अपनी चीजें क्या करें, कॉपी पेस्ट करें और तब भेज दें। समझ गए? एक है कि हम डायरेक्ट ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करें कि यहां से ये जो चीज है यहां से कहां चली जाए, वहां पे, या वहां से पहले ले लें और फिर उसमें ये चीज उठा के क्या कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें और फिर इसको यहां भेज दें। देखो एक काम करते, पहले वहीं से लेते हैं। तो अच्छा, अब एक चीज और देखना, ये वी टाइगर ऑटोमेशन है और यहां क्या लिखा है, मेन। अब यहां कंसेप्ट होता है किसका, ब्रांचेस का। बोला था ना, गौरव सर आए होंगे तो बताए होंगे ना, ब्रांच बनती हैं। तो एक ब्रांच बाय डिफॉल्ट बन रही है जिसका नाम क्या है, मेन ब्रांच। और ब्रांचेस तुम बना सकते हो, लेकिन अभी क्या मेरे पास कुछ है नहीं, तो क्या मेन ब्रांच बनाए। तो पहले हम यहाँ ये कोशिश करते हैं कि मेरा कोड यहाँ आ जाए। चलो अच्छा एक काम करते हैं, कई तरीके से करने देखो। देखो यहाँ कोड है, यहाँ सब कुछ है, ये देखो जरा कोड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना। तो देखो क्लोन, क्लोन का मतलब क्या होता है, किसी की एक कॉपी बना लेने को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं।
तो यहाँ भी क्लोन का मतलब होता है कि जो गिट पे यहाँ पे रिपोजिटरी में पड़ा है वो कहाँ आ जाएगा, मेरे लोकल सिस्टम पे आ जाएगा। अब इसे करने का क्या तरीका है, देखो इनका एक URL है, दिख रहा है ना HTTPS। अब ये URL जो है देखो HTTPS है, SSH है, GitHub CLI है, लेकिन तुम्हें कौन सा यूज करना है, HTTPS। और इसे कर लो क्या, कॉपी। कई रास्ते हैं, एक तो चाहो तो अभी हम इसे कमांड से कर दें, कमांड से भी हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं न्यू करके यहाँ एक बना देते हैं क्या, फोल्डर, और इसका नाम रख देते हैं सपोज करो गिट प्रैक्टिस। ठीक, एक फोल्डर बन गया कि नहीं। अब अंदर आ जाते हैं इस फोल्डर के, गिट टॉर्टाइज डाल लिए हो ना। इसका फायदा देखो, राइट क्लिक करोगे तो यहीं पे आएगा, देखो गिट क्लोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना गिट क्लोन। चाहे तो इसको यूज कर ले गिट क्लोन को, या फिर इसी फोल्डर में हम चाहें तो क्या यूज करें, ये कॉपी करें, या पूरा सिलेक्टेड है ना, यहीं लिख दें क्या cmd या गिट बैश, या फिर सॉरी राइट क्लिक करें, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ना ओपन गिट बैश हियर, अपने आप जो गिट बैश ओपन होगा देखो नाम आ जाएगा किसका, पूरा फोल्डर, डेस्कटॉप में गिट प्रैक्टिस नाम का फोल्डर। यहीं पे लिखना है कमांड गिट क्लोन, और क्लोन का क्या URL जो कॉपी किए थे, इंटर मारो। अभी लेकिन मांगेगा क्या, यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि प्राइवेट बनाया है तुमने ना। वो कह रहा है साइन इन विथ योर ब्राउजर, चलो साइन इन विथ ब्राउजर करो, खुल गया ब्राउजर। अब जरा अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दोगे जैसे ही, वैसे ही क्लोनिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तुरंत वो चीज़ तुम्हारे लोकल पे आ जाएगी। यही है, हाँ यही आई थी, यादव कुंदेश नहीं है, क्या था, यादव कुंदेश क्या था 2023, और पासवर्ड क्या था, तो सुमित कर हम कहे याद रहेगा, हम कह रहे थे ना क्या था, जेंटल पोस्ट email dot email @gmail.com। एथराइज हो गया, और फिर क्या कर दें, एथराइज गिट इको सिस्टम, ऑथेंटिकेशन क्या हो गया, सक्सीडेड, ये देख रहा होगा, और क्लोन होके आ गया। जाके चेक कर लो गिट प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर वी टाइगर ऑटोमेशन तुम्हारी रिपोजिटरी आई कि नहीं आई, और उसके अंदर ये पहचान है डॉट गिट नाम का जो हल्की सी बिजली सी फाइल दिख रही है, ये फोल्डर है, ये फाइल नहीं है, एक फोल्डर बन के आता है, हिडन टाइप का दिखता है, इसीलिए थोड़ा सा क्या है, ये धुंधला सा है ना, और इसके अंदर यही दो क्या थी, फाइलें। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये एपीएम वाला प्रोजेक्ट है, चलो इसी को वहाँ रखने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रैक्ट क्लियर कर दिया, कहाँ गया, यही है, कहाँ गया, नहीं एपीएम कहाँ गया, जो भी वो किया, लास्ट में गया ना, नहीं वो तो गिट प्रैक्टिस है, जो एपीएम को हमने एक्सट्रैक्ट किया है, एपीएम फ्रेमवर्क, ये ऐप एपी है क्या, ये हाँ यही है, आई थिंक यही है ना, मोबाइल वाला यही है ना, ये नहीं है, एक्सटेंड हुआ तो फिर उसी के नाम से। अच्छा क्या है, ERSPL कहाँ पे है भाई, ये जरा देखिए इसके अंदर क्या क्या है भाई। अच्छा ये डायरेक्टली ERSPL, इन्होंने इनके प्रोजेक्ट का नाम ERSPL रहा होगा, जो वाला था जिसके ऊपर फ्रेमवर्क बना है, इसीलिए यही रहने दे, वहाँ नाम हमने वी टाइगर, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक काम करो, इसी के अंदर ले आओ, इसी को कर दें क्या, पेस्ट, आ गया। और ये जो गिट इग्नोर और रीडमी है अंदर ही रख दें, चलो वैसे रीडमी की कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ। और ये जो डॉट गिट इग्नोर है इसकी ज़रूरत है, बताएंगे क्या है, इसे कहाँ यहीं रहने दें या अंदर डाल दें, ये दिख रहा है
अब देखो अभी सब कुछ कहाँ है मेरे, लोकल में, अभी वहां नहीं चला गया है। अब ध्यान से, पहले हमने काम क्या किया, गिट क्लोन किया, क्या किया, क्लोन किया, और हमने अपना कोड यहां डाला, अभी वहां कुछ नहीं किया। अब हम इस पे राइट क्लिक करो, दिख रहा है, और एक ऑप्शन आ रहा है गिट कमिट मेन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या करते हैं, इसमें काम करने का ये तरीका होता है कि गिट कमिट क्या कर रहे हैं, गिट कमिट कर रहे हैं। अच्छा चलो जरा करते हैं, पहले गिट कमिट मेन करते हैं। अच्छा क्या कह रहा है, यूजर नेम एंड ईमेल मस्ट बी सेट बिफोर कमिट, डू यू वांट टू सेट दिस नाउ, यस, ओके, ये रन ठीक है, ओके, आ गया ना। अब यही क्रेडेंशियल नाम क्या बोले भाई, बताओ, यही था, ये नेम है, ईमेल है, ये तो यहाँ देखो नेम और वो मांग रहे हैं ना, चलो नाम डालते हैं, क्या है, यादव कुंदेश, क्या है 2023, ईमेल क्या है, यादव कुंदेश .टेस्टर, ठीक, और इसे करते हैं क्या, अप्लाई, और ओके करते हैं। अब देख राइट क्लिक करते हैं, तो क्या करते हैं, गिट कमिट मेन, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो इस चीज को। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो सारी फाइलें दिखा रही हैं जो कहाँ पे बनी हैं, जो लोकल में, जो कॉपी नहीं कि ERSPL वाली जो चीजें गिट पे नहीं है, वही बता रहा है कि देखो ये सब है, ठीक है। अब तुम्हें ऐड करना, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसको गिट पे भेजना चाहते हो। जैसे अगर हम ये चेक बॉक्स चेक कर दें, ये चेक बॉक्स चेक कर दें, तो ये दोनों जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। इसी को बोलते हैं गिट पे भेजने से पहले, कमिट करने से पहले ऐड करना। अगर हम कमांड, देखो यही चीज हम कमांड से भी करते, गिट क्लोन किए थे, क्लोन हो गया था कि नहीं, बोलो, गिट क्लोन किए थे, क्या हो गया था, क्लोन हो गया था। अब लोग ये लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, अब एक कमांड और लिखते हैं लोग, इधर देखो, कमांड हम क्या लिख रहे हैं, गिट क्या, ऐड। अब चाहो तो अपनी उस फाइल का नाम लिख दो जिसको तुम्हें वहां भेजना है, या एक चलता है $-A, इसका मतलब ऑल, मतलब क्या, सब। याद रख लो, पहले क्या करते हो, पहले क्लोन कर लेते हो तो आ गया, वो तो एक बार कर लिए, इसके बाद कुछ भेजना होगा तो पहले क्या करोगे, ऐड करोगे, पहले क्या करोगे, कमांड, वही कमांड में कैसे करोगे, गिट ऐड -A, फिर करोगे गिट ऐड, फिर करोगे गिट कमिट, और फिर करोगे गिट पुश। 3 कमांड चलेंगी, क्या याद रहेंगी, ऐड, कमिट और पुश। और वही चीज हम देखो, ये जो अगर हमको सारी करनी हो, वहां गिट ऐड -A लिख रहे थे, यहाँ ऑल पे क्या कर दें, क्लिक कर दें, अपने आप सब क्या हो गए, चेक हो गए, मतलब सब क्या हो गए, ऐड हो गए। इसके बाद अब मैसेज, जैसे जब भी तुम वहां कमिट करोगे तो एक मैसेज डालना पड़ता है, जिससे बाद में तुमको पता रहे कि जब उस दिन कोड हम वहां पे भेजे थे, रखे थे नेट पे कोड, तो वो किस पर्पज से था। तो हम जैसे लिख दें फर्स्ट टाइम मोबाइल कमिट, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल का ही तो काम कर रहे हो। अभी भैया पहली बार लिख रहा है तो वो भी कुछ क्या हमने लिख दिया, फर्स्ट टाइम मोबाइल कमिट, और लिख दे क्या, या फर्स्ट कोड ड्राफ्ट लिख देते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, कमिट बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, तो क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। और वही चीज यहाँ पे क्या करते हैं हम, नॉट गिट रेपोजिटरी, कौन सा फोल्डर है, गिट
कहाँ पे है? अच्छा, गिट प्रैक्टिस थोड़ी ना है, गिट प्रैक्टिस के अंदर कौन है? वी टाइगर ऑटोमेशन, यही है ना। तो यहीं पे लिख दो क्या, या इसी के अंदर यहाँ लिखो राइट क्लिक और क्या करो, गिट बैश हियर, आ गया ना। और अब यहाँ पे लिख दो क्या, गिट ऐड हाइफन हाइफन ए, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद अब लिखो गिट कमिट हाइफन एम, मतलब मैसेज, और फिर यहाँ पे लिख दो वही, क्या लिख दिया जैसे फर्स्ट कमिट। आई बात समझ में? और देखो यहाँ मेन भी लिखा है, ये बता रहा है कि ये पॉइंट कर रहा है किस पे, मेन ब्रांच पे। अभी तो एक ही ब्रांच है, अगर 4 ब्रांच होती तो जो अगर कोड ऐसे पुश करते, भेजेंगे हम कोड जब वहां पे, तो जाएगा कहाँ पे, मेन पे, बाकी 3 ब्रांचेस को छुएगा नहीं। देखो जरा, जूम कर दें कहां से, यहां से करने के लिए कर रहे थे या कंट्रोल प्लस से? चलो अच्छा, यहाँ देखो, अच्छा ये ठीक है, इस तरह से आ गया ना। गेट कमिट हाइफन एम, फर्स्ट कमिट लिख देते और इंटर मार देते तो क्या कर देता, ये कोड को कमिट कर देता। ठीक है, ये ऐसे कर लो, याद रहेगा। और या तो फिर यहां पे क्या दिख रहा है, एक बटन दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही, कमिट, इस बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, तब भी क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। भाई कमिट बटन पे क्लिक करोगे तो वही पीछे वही कमांड ये क्या करेगा, चला देगा। ठीक है, चलो अच्छा यहीं से करते हैं, मान लो कमिट हो गया कमिट, वही वहां से करते तब भी कमिट होता, यहाँ अभी कमिट हुआ है, तुम्हारा कोड अभी भी लोकल पे है, वहां गया नहीं है। अब एक और बटन है क्या, पुश। अब जब तुम पुश बटन पे क्लिक करोगे तो वैसे ही यहाँ पे एक और कमांड चलेगी, जैसे गिट कमिट वाली चलती है, फिर एक क्या चलती है, गिट पुश भी चलती है। तो याद रहेगी, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, पुश। अब पूछ रहा है लोकल का नाम मेन है, ठीक है, रिमोट, अच्छा लोकल कौन, रिमोट कौन, जो तुम्हारे सिस्टम पे वो लोकल, और वो जो github.com पे था वो कौन था, रिमोट। वही कह रहा है कि लोकल में भी मेन नाम था उसका, मेन ब्रांच के कोड को मेन पे भेजना चाहते हो, कहोगे हाँ, और इसके बाद क्या कर दें हम, ओके करें। अब जो भी कोड होगा, जो कोड की साइज होगी, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लेगा, और अब जाके वहां चेक करोगे, तुम्हें अपना कोड वहां पे दिखाई देगा। अब कोड लॉस नहीं होगा, भले सिस्टम टूट जाए चाहे फूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये होने दो, चलो अभी इससे करेंगे। वैसे नेट पे डालो, इतनी फेमस चीज है ये कि बस इतना लिखो, गिट कमांड्स, बस इतना, तो बेसिक गिट कमांड्स तुम्हें तुरंत कहीं भी मिल जाए। गिट क्या, कमिट नाम से कितने हैं, ऐड है ना, एक ऐड है, ऐड के बाद कहीं कमिट के लिए भी होगा। अच्छा चेकआउट, ये देखो गिट कमिट है कि नहीं है, वैसे
गिट इनिट है, गिट क्या है, क्लोन है। देखो गिट क्या है, कमिट है ना। ऐसे ही एक गिट होगा कौन सा, गिट उस ओरिजिन का, ठीक है, सेम वही है। चलो ये देखो कंप्लीट हो गया, क्लोज करो और अब जाके वहाँ चेक करो। यार वैसे भी गिट को यूज़ करो, तुम्हारे कोड जो यहाँ से फ्रेमवर्क और सारी चीज़ें अपने बना के रख लो ना, तो कम से कम तुम्हारे लिए रेफरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा कहीं भी ना। अभी देखो अभी यहाँ नहीं आया, एक बार जरा रिफ्रेश करो, आ गया ना ये ERSPL। अंदर जाके देखो यही सब कुछ था ना, SRC, टारगेट, टेस्ट आउटपुट, और SRC के अंदर क्या मेन है कि नहीं, जावा, इस तरह से है। अब मान लो अच्छे काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जाते हैं, एक बार हमने बना दिया, वहाँ पे भेज दिया। अब हम इसके अंदर गए और कहीं थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वैसे ये देखो, एक मिनट पहले ज़रा इसको रिफ्रेश करो, कलर क्यों नहीं आ रहा। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, यहीं आओ जरा, इसी SRC के या इसी POM या टेस्टनजी को छोड़ो, इसी को लो। टेस्टनजी को हमने क्या किया, एडिट किया, इसमें एक लाइन जोड़ दी या एक लाइन क्या कर दिया हमने, मान लो एक कमेंट ही बस क्या कर दिया, हटा दिया, हो गया। चला जरा एक बार गिट सिंक कर लो, अभी तक नहीं हो रहा, आ रहा था, क्या कर रहे हो। चलो गिट पहले अच्छा, अब ये काम करो, गिट ये है ना, जरा एक लाइन चेंज किया ना, अब वो तो वहाँ नहीं है, यहाँ पे है ना। अब तुम यहाँ राइट क्लिक करो, फिर से क्या करो, गिट कमिट करो, देखो क्या दिखाएगा, बता रहा है कि testng.xml में क्या है, चेंज है। बाकियों को नहीं लाया, जिसमें चेंज है वो नेट से कनेक्टेड थे ना, वो देख लिया इसी एक फाइल में क्या है, चेंज है। ये भी देख सकते हो क्या चेंज है, बता रहा है 2 लाइन क्या हुई है, एडिड है, 2 रिमूव्ड है, मतलब कुछ इधर उधर किए हैं। राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो क्या, कंपेयर विथ बेस दिखाएगा, कहेगा भैया देखो यही चेंज हुआ है, पहले ऐसा था, अब ये कैसा कर दिए हैं, ऐसा। सोचो कितना सही है कि नहीं है, हर चेंज, ठीक है। और अब इसको हमने लिख दिया testng.xml कमेंट क्या है, रिमूव, यही किया है ना, जो किया है वो डाल दो जिससे। और अब इसे क्या करो, ये तुम्हारा दिख नहीं रहा है, वो हमने क्या कर दिया, इसकी साइज बढ़ा दी थोड़ी ना, शायद वो बटन गायब हो गई है। हाँ वो DPI चेंज ही कर देते हैं यार, इसे कितना कर देते हैं, 150 जो है। नीचे स्टोर के लिए दिया अब आ गया,
हो गया। और अब क्या कर दें, पुश कर दो और चीज क्या होगी, ओके करो। बिल्कुल वहां जाके देखो, अभी क्लोज करो, वहां आके देखो अपना, यहाँ पे भी क्या है, चेंज हो चुका होगा। जाके अगर अपनी एक्सएमएल को ढूंढो, उसमें से देखोगे 2 लाइन क्या होंगी। अब वो जो 2 कमेंट हटाए थे वो देखो हट गए कि नहीं हट गए, बोलो। और यही नहीं, सबसे मेन चीज़ यहाँ, पहले इस पे आओ फिर से अपने इस रिपोजिटरी पे, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कमिट्स आ रहे हैं कि नहीं, 3 कमिट्स, 3 बार कमिट किया होगा, जितनी बार कमिट किया होगा क्लिक करो, आ गया। और बता रहा है, एक तो इनिशियल कमिट था, शुरू में था, फर्स्ट टाइम मोबाइल कमिट ये। और सबसे बड़ी बात, उस समय कोड कैसा था जब ये था, इस समय तो कोड थोड़ा चेंज हुआ है ना। तो वही तो हम कह रहे हैं, आज हम काम कर रहे हैं, कल काम कर रहे हैं, हमको लग रहा नहीं हमें पुराने वाला कोड चाहिए। हर कोड का वर्जन क्या है, मिनट, इसीलिए तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ये, या वर्जन कंट्रोल टूल है। तुम कभी भी, तुम्हारे हर चीज का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है यार, तुम यहां से डाउनलोड कर लो ये जो, तो तुम्हें उस समय का कोड मिल जाएगा। 1.5 साल पहले कोड की क्या हालत थी, आज क्या हालत है, या 1.5 साल पहले वाला हमें कोड चेक करना हो, हर चीज यहाँ पे मेंटेन्ड है। बढ़िया है कि नहीं है। और यही नहीं, अंतर भी दिखेगा। देखो उस कमिट में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, वो डिटेल भी दिखेगी तुमको। इस कमिट में ये नहीं था, ये आ गया, या ये आ गया पूरा। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, लोड डिफरेंस, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, क्योंकि ये वो कमिट है जब कुछ नहीं था और सब डाला गया। जब कुछ नहीं था सब डाला गया, इसलिए हरा हरा है। जरा एक काम करो, 3rd कमिट पे आओ तो, इस वाले कमिट पे, इसमें देखो ऐसे आ रहा है कि अब ऐसा है, पहले ऐसा था। माइनस माइनस मतलब लाल कलर, मतलब ये हट गया। और ये ग्रीन कलर दिख नहीं होगा, बैकग्राउंड पता नहीं क्यों वहां नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन है और यहाँ पे बैकग्राउंड क्या होगा, रेड होगा। एकदम दिखेगा कि भैया ये हट गया, ये आ गया, पूरा साफ साफ कि क्या चेंज किया है, क्या चेंज नहीं किया है। कौन, क्योंकि चेंज करने में मान लो 10-20 चेंज है तो कभी भूल जाते हैं ना, बाद में हम लोग एकदम सब कंफर्म कर लेते हैं, हाँ यार ये, अरे मेरे लगता है यार ये तो गलत चेंज हो गया। तो पूरा कंपेयर करके देख सकते हो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। अगर कोई कहे कि हम गिट यूज नहीं करते तो सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं होगा कि तुम काम करते थे। ये जान, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बिना गिट के काम न डेवलपर का हो सकता है, न ऑटोमेशन टेस्टर का हो सकता है। मैनुअल टेस्टर को जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे कोडिंग थोड़ी नहीं करती, उसे कोडिंग नहीं करनी है, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर हो चाहे डेवलपर हो, उसके लिए ये कोड एकदम मस्ट है, ये होना ही चाहिए उसके पास, उसको पता ही होना चाहिए क्या होता है। आई बात समझ में। इस तरह से एक पहली कॉपी आ गई। और ये टीम, मान लो ये मेरी वो प्रोजेक्ट है, अब टीम में और लोग हैं। ये जैसे पहले इतना कोड आ गया, अब टीम में और लोग हैं। एक आदमी से कहा गया कि यार, जैसे मान लो इसी एप्लीकेशन की बात करें, एक एप्लीकेशन से एक आदमी से कहा गया कि तुम ऐड टू कार्ट पे काम करो। एक आदमी से कहा गया तुम किस पे काम करो, पेमेंट पे काम करो। कोड तो बेसिक यहाँ रखा है ना। अब यही एक कंसेप्ट आता है, ध्यान से देखना, ब्रांचेस, स्विच ब्रांच टैग्स लिखा है, फाइंड और क्रिएट अ ब्रांच। यहाँ लिखे हम मान लो पेमेंट, एक बंदे को पेमेंट पे काम करना है और एक बंदे को ऐड टू कार्ट पे, तो यहाँ पे हम लिख दें ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट कोड। या कई बार ऐसे बनाते हैं लोग ब्रांच कि 2 बंदे हैं, एक राहुल है, एक कुंदेश है, एक है, तो एक तो ये तो हो गई मेन ब्रांच। फिर ये होगा राहुल की एक अलग ब्रांच बना दो और कुंदेश की क्या बना दो, एक अलग ब्रांच बना दो। जिससे राहुल जो करेगा अपना सब कुछ कहाँ पुश करेगा, अपनी ब्रांच पे। कुंदेश जो करेंगे वो कहाँ पुश करेंगे, अपनी ब्रांच पे। बाद में उनको मर्ज करके सब कुछ कहाँ डाल दिया जाएगा, मेन ब्रांच। भाई बस समझ में। चलो जैसे या फीचर वाइज बनाते हैं या तो लोग ब्रांच, और या तो फिर कैसे बनाते हैं, नेम वाइज। जैसे अब अक्सर लोग फीचर वाइज बनाना ज़्यादा सही होता है। ऐड टू कार्ट
कर दिया, बस ये हो गया ना। अब यहाँ पे इस बटन, इस पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, देखो क्रिएट। अच्छा अब इस ब्रांच पे क्या होगा, जो ये ब्रांच कहां से कटी है, मेन ब्रांच से ही ना, तो जो जो मेन में था सब कुछ इसके अंदर आ गया। अब ये अब क्या करेंगे, जैसे मान लो ऐड टू कार्ट में कुंदेश को काम करना है, तो अब कुंदेश क्या करेगा, कुंदेश अब क्या करेगा, कुंदेश पहले क्या लेगा अपने सिस्टम पे, मान लो पहली बार क्लोन लेगा, कुंदेश क्या करेगा, क्लोन लेगा, क्लोन लेगा। चलो फ्रेश दिखाते हैं एक बार, कहीं और बना के न्यू करते हैं एक फोल्डर। मान लो कुंदेश ने अपने नाम का एक फोल्डर बनाया कि इसी में हम काम करेंगे, तो कुंदेश क्या करेगा, देखना, लिख दें कुंदेश वर्क करके उसने क्या बना लिया अपना फोल्डर। मान लो ये उस सिस्टम, ये इनका अलग सिस्टम है, अलग सिस्टम पे ऐसे करेगा वो कुंदेश की अपना एक बनाएगा, राइट क्लिक करेगा यहाँ पे, चाहे तो क्या करेगा गिट क्लोन, या तो चाहेगा गिट बैश से चलाएगा कमांड, दोनों बातें एक ही है। गिट क्लोन करेगा, यूआरएल मांगा जा रहा है, यूआरएल कौन सा है, याद रखना यूआरएल कहाँ मिलेगा, कोड पे क्लिक करोगे, HTTPS के अंदर यही क्लिक करोगे तो आ जाएगा। लो जी आ गया कि नहीं आ गया, और अब कर दो क्या, ओके। सॉरी कहाँ गया, कुंदेश नाम का एक फोल्डर होगा ना, आ गया कि नहीं आ गया, कोड आ गया ना पूरा, क्लोज करो। लेकिन ध्यान से देखना, ये जो कोड है ये किस ब्रांच, कोड तो आ गया, कोड आया कहाँ, क्लोन किया, क्लोन करोगे तो जानते हो क्या आया, दोनों ब्रांच आई, कौन कौन सी, मेन भी और कुंदेश भी, वहां दो थी ना, सॉरी मेन भी और क्या ऐड टू कार्ट भी। फोकस किस पे है ना, चेक तो करो, राइट क्लिक करो, यहां दिखेगा गिट कमिट क्या दिखा रहा है, मेन ना, तो इसको मेन पे थोड़ी ना काम करना है, इसको तो अपनी ब्रांच पे काम करना है ना। इसीलिए एक कमांड चलती है, अभी जब कमांड दिखा रहे थे तो दिख भी रहेगी, चेकआउट कमांड। चेकआउट कमांड से हम अपनी ब्रांच को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो ब्रांच है और मेन किस पे फोकस है, मेन पे, हम जाना चाहते हैं किस पे, कुंदेश पे, जिससे जो वर्क करे, कमिट और पुश करे, सब कुछ किस में जाए, कुंदेश पे जाए, मेन पे न जाए। तो इसीलिए देखो या तो वहां से या तो फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट खुल गई। अब यहीं पे होगा चेकआउट, जो को ढूंढो कहाँ है, या देखो स्विच चेकआउट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, स्विच चेकआउट करेगा ये, यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच, यहाँ पे दो ब्रांच, यहाँ पे आ जाएंगी ब्रांच, भैया एक मेन है और एक क्या है ऐड टू कार्ट। ये कहता है नहीं जी भैया हमें ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, अब क्या करेगा, ओके। अब इसका फोकस आ गया है किस पे, ऐड टू कार्ट पे। ये दिखेगा कैसे, राइट क्लिक करोगे तो हाँ दिखेगा, कमिट करने का ऑप्शन अब कहाँ बता रहा है, ऐड टू कार्ट। अब कमिट करेगा, पुश करेगा, जो करेगा सब कुछ कहाँ जाएगा, कुंदेश ब्रांच के कोड में जाएगा, मेन ब्रांच के कोड में नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे ही तो काम करते हैं भाई, जितने काम, जैसे 4 काम है, 4 बंदे टीम में हैं, तो 4 क्या बना दी, ब्रांच, और हर बंदा अपनी अपनी ब्रांच पे चेकआउट लेके, या फिर क्या बोलते हैं स्विच करके, या चेकआउट कमांड यूज होती है, चेकआउट कमांड या स्विच करके वो अपनी ब्रांच पे क्या करता है, स्विच करता है, और फिर अपना इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके अपना काम करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। एक पूरा दिन भर काम किया, दिन भर काम करने के बाद उसे क्या करना चाहिए, शाम को कोड कमिट करेगा और अपनी ब्रांच पे क्या कर देगा, पुश कर देगा। क्योंकि नहीं करेगा और शाम को सिस्टम खराब हो गया तो कैलकुलेट करो ना, एक आदमी की बिलिंग दिन भर की चली जाएगी ना, दिन भर आदमी ने जो काम किया सब गायब। इसीलिए ये जिम्मेदारी होती है कि आप शाम को अपना कोड अपनी ब्रांच पे पुश करके जाओ। आई बात समझ में, तो इतना आइडिया लगा आप लोगों को, क्लियर है ये। तो बस भाई इसको क्या करो, इतना जरा आज करो, तब इसके बारे में कल और आगे बताते हैं, ठीक है। एक ये गिट बताएंगे और एक क्या बताएंगे, जेनकिंस, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जरा आज इसको करो, और जो मल्टी थ्रेडिंग वाला बताया है उसको जरा ट्राई करिए भाई, कुछ नया नहीं किया है, अब आपके पास है सब कुछ यार, थोड़ा तो एफर्ट लगाओ अब तुम लोग,
ठीक है। डेली बेसिस पे जो आपने ब्रांच पे पुश कर दिया तो हाँ। उसको मेन पे तो कोई करेगा ही ना। नहीं, मेन पे जैसे जैसे हम ऐड टू कार्ट हम कर रहे हैं, अब ऐड टू कार्ट ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में खत्म कर दिए। ध्यान समझना, ऐड टू कार्ट वाला काम हमें मिला, वो काम 3 दिन चलेगा ना। तो हो सकता है कि हम रोज उसको मेन पे नहीं डाल रहे हैं, अभी हम कहाँ डाल रहे हैं, ऐड टू कार्ट पे 3 दिन काम कर रहे हैं, अपनी ब्रांच में पुश कर रहे हैं। 3 दिन बाद जब मेरा काम खत्म हो गया, तब हम अपनी ब्रांच के कोड को और उसके ब्रांच के कोड को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। और इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल होगा पीआर या पुल रिक्वेस्ट। वो भी दिखाएंगे पीआर क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट कैसे, इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, क्योंकि ऐसा होता है इंटरव्यू बड़ा कॉमन, कंपनी में ऐसे काम करते रहोगे तो कहेंगे वो काम हो गया तुम्हारा, पीआर रेज कर दो, पीआर रेज कर दो, मतलब पुल रिक्वेस्ट, या कहेंगे पीआर क्रिएट कर दो यार तुम्हारी ये पीआर नहीं आई, तो वहां मतलब क्या है, पुल रिक्वेस्ट। चलो वो भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से काम। अभी तो अपनी ब्रांच बनाओ, अपने ब्रांच पे क्या करो, सब लोग इतना करो, एटलीस्ट 2 ब्रांचेस बनाओ। एक मेन ब्रांच है, और वैसे सही तरीका क्या होता है जानते हो, हम लोग क्या, जैसे अपना हम बताएं, हम जैसे 3 बंदे काम करने वाले हैं, तो एक मेन ब्रांच है, 3 ब्रांच हम लोगों की है, और एक ब्रांच और बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं क्या, डेव ब्रांच। क्या नाम रख देते हैं, डेव ब्रांच। हम अपने ब्रांच पे काम करते हैं, दूसरा बंदा अपने पे करता है, तीसरा अपने। जब हम अपना कोड कंप्लीट करते हैं तो हम अपने कोड को मेन पे नहीं डालते, मेन भी बोलते हैं और मास्टर भी बोलते हैं। बहुत से लोग मेन बोलते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, मास्टर। तो मेन या मास्टर पहले नहीं डालेंगे, अपना काम खत्म किए, अपने काम को अब मर्ज, अपनी ब्रांच को मर्ज करेंगे किससे, डेव ब्रांच से। दूसरे ने खत्म किया वो भी मर्ज करेगा किससे, डेव ब्रांच से। तीसरे ने मर्ज खत्म किया वो भी किससे मर्ज करेगा, डेव। अब डेव पे सब आ गया। अब एक बार डेव को चला के देख लिया सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं, फिर डेव को मर्ज कर देंगे किससे, मेन या मास्टर से। क्योंकि ऑटोमेशन जब चलाना हो या कुछ भी करना होगा, सारा कोड आता कहां से है, मेन या मास्टर से। तुम लोग भी ऐसे बताना कि हमारे यहाँ भाई हम 3 बंदे हैं टीम में, अगर बता रहे होगे तो 3 जितने वर्क होते हैं उस हिसाब से हमारी ब्रांचेस होती हैं। एक डेव ब्रांच है, हम अपने वर्क को पहले कहाँ मर्ज करते हैं, डेव ब्रांच पे। सारे लोग अपना अपना वर्क कहाँ मर्ज करेंगे, डेव ब्रांच पे। फिर डेव ब्रांच को चला के एक बार कंफर्म कर लेते हैं, जब हमको लगता है हमारी डेव ब्रांच परफेक्ट काम कर रही है, फिर डेव ब्रांच को मर्ज कर देते हैं किससे, मेन या मास्टर ब्रांच पे। अब सब परफेक्ट हो जाता है। क्लियर है ये? चलो तब इतना ही रखते हैं।